स्टोरी की शुरुआत साउथ कोरिया के सोल में होती है। एक ई रैंक हंटर संग जिनवू वो कहीं जा रहा होता है और सोचता है, अगर मेरी थोड़ी सी एबनॉर्मल स्ट्रेंथ और रीजनरेशन एबिलिटीज़ को ना देखें तो मुझे तो अपने आप को एक हंटर बोलने में भी शर्म आती है। मुझे हमेशा चोट लग जाती है और कई बार तो मुझे मौत का सामना भी करना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गेट ओपन हुआ होता है। जिन्हू अभी भी सोच रहा होता है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी माँ के मेडिकल बिल्स पे कर पाता हूँ जो मुझे गिल्ड से मिलते हैं, और कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, वो भी बिना किसी टैलेंट के। मेरे पास हंटर बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी जो कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पी रहा होता है। उसे शॉपकीपर गुड लक बोलता है आज की रेड के लिए, और वो उसे थैंक्स बोलता है। लेकिन कहीं से उस आदमी को एक आवाज़ आती है, हे किम। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे उसका दोस्त दिखता है। वो कहता है काफ़ी लंबे समय बाद मिले हो। हमें पता चलता है कि उसके दोस्त का नाम बेक होता है। मिस्टर किम मिस्टर बेक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो हंटर बनना नहीं चाहते थे। मिस्टर बेक हंसते हुए जवाब देते हैं, अब तो हमारे घर दूसरा बच्चा आने वाला है। मिस्टर किम कहते हैं, क्या सच में? ऐसी तो कोई रेड नहीं जो तुम्हें गुड लक कमा के दे सके। मिस्टर बेक थोड़े से उदास होते हुए बोलते हैं, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। तभी मिस्टर किम देखते हैं कि संग जिनवू आ चुका है और सभी लोग उसे आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। मिस्टर किम हंसते हुए जिनवू से पूछते हैं, क्या तुमने खाना खाया? जिनवू भी हंसते हुए जवाब देता है, हाँ मिस्टर किम, आपका शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। मिस्टर बेक मिस्टर किम से पूछते हैं, क्या वो लड़का सच में एक पावरफुल हंटर है, क्योंकि सब लोग उसे देख के खुश हो रहे हैं। मिस्टर किम मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे जाने के बाद ही आया है। उसका निक नेम तो वर्ल्ड वीकेस्ट है। मिस्टर बेक हैरान होते हुए बोलते हैं, वर्ल्ड वीकेस्ट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। मिस्टर किम मिस्टर बेक को बताते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट हम एस रैंक हंटर को बोलते हैं। जिनवू को तो सबसे वीक समझा जाता है। जिनवू तो इतना वीक है कि उसे ई रैंक डंजन में भी चोट लग जाती है। शायद वो यहाँ हम सब में सबसे वीक है। मिस्टर बेक बोलते हैं, क्या वो सच में इतना वीक है? तब तो हमारा डंजन भी वीक होगा क्योंकि वो यहाँ आया है। मिस्टर किम बोलते हैं, वो हमें सुन लेगा। लेकिन जिनवू सब सुन चुका होता है। ये सब सुनने के बाद वो कॉफ़ी लेने आता है, लेकिन सारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी होती है और शॉपकीपर जिनवू से माफ़ी मांगता है। वो सोचता है, आज तो मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली। तभी कोई ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जिनवू तुम्हें फिर चोट लग गई। तभी हम देखते हैं ये आवाज़ मिस जूही की होती है। जिनवू वियर्ड स्माइल देते हुए कहता है, लगता है मिस जूही भी इस रेड को ज्वाइन करेंगी। मिस जूही बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन बात ये नहीं है तुम्हारे फेस पर क्यों दोबारा चोट लगी है। जिनवू कहता है, ये बस हो गया जब मैं हंटिंग कर रहा था। मिस जूही पूछती हैं, आखिर हुआ क्या था? जिनवू मिस जूही को सारी बात बताता है। हम ई रैंक डंजन में थे लेकिन सिर्फ मुझे चोट लगी। मिस जूही हैरान होते हुए कहती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जिनवू बताता है, बाकी के हंटर हाई रैंक्ड हंटर थे, इसलिए वो अपने साथ हीलर भी नहीं लाए थे। मिस जूही कहती है, तब भी उन्हें एक हीलर तो ले जाना ही चाहिए था। जिनवू कहता है, कोई बात नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है, ये बात तो शायद आपको भी पता है। जिनवू खड़ा हो जाता है और बोलता है, लगता है सब लोग गेट में जाने के लिए रेडी हैं, हमें भी चलना चाहिए। मिस जूही बोलती हैं, ठीक है। सब लोग गेट के बाहर आ जाते हैं। तभी एक हंटर बोलता है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, हैप्पी हंटिंग। मैं ये बोलने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस रेड का पार्टी लीडर बनना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। मिस्टर किम हंसते हुए बोलते हैं, मिस्टर सॉन्ग, आपकी रैंक यहाँ सबसे ज़्यादा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर बेक भी हंसते हुए बोलते हैं, ये मिस्टर सॉन्ग हैं तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बहुत समय बाद इनकी स्किल्स का विटनेस बनूंगा। बाकी पार्टी मेंबर्स भी उस बात से खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। जिनवू भी मुस्कुराते हुए बोलता है,
हम सबका ख्याल रखिएगा मिस्टर संग ची-युल। सभी लोग डंजन में एंटर होने लगते हैं। तभी मिस्टर किम जिनवू से कहते हैं, इस बार भी तुम जख्मी मत हो जाना। जिनवू हंसते हुए कहता है, ठीक है, और वो सोचता है इस बार तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा। ये कह के वो डंजन के अंदर चला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिनवू बाकी हंटर्स के साथ अंदर चला जाता है। डंजन के बाहर हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं। एक बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? बस संग जिन-वू के बारे में। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि हम उसे आज कॉफ़ी भी नहीं दे पाए। दूसरा बोलता है, एक ई रैंक कैटेगरी का सबसे वीक हंटर। इस डंजन की क्या रैंक है? ये एक डी रैंक डंजन है। मैंने पूरे समय हंटर संग जिन-वू को बिना चोट के हंटर गिल्ड में नहीं देखा है। एक डी रैंक डंजन, हाँ? अच्छा, ऐसा मत सोचो कि कुछ होगा। चलो चलते हैं। उसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस जूही जिनवू को हील कर रही होती हैं और बाकी के हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। मिस जूही जिनवू से बोलती हैं, हिलो मत, अब बस होने ही वाला है। तभी जिनवू देखता है कि बाकी के हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है और सभी एक जगह जमा होने लगे हैं। मिस जूही जिनवू से पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई कारण है जो कि तुम हंटर की जॉब छोड़ना नहीं चाहते? जिनवू हंसते हुए बोलता है, मैं सिर्फ हंटर मज़े के लिए बना हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं बोरियत से ही मर जाऊँगा। जिनवू मन में सोचता है, अगर मैं मिस जूही को रियल रीज़न बताऊँगा तो मुझे और शर्मिंदा होना पड़ेगा। मिस जूही फेस बनाते हुए बोलती हैं, लगता है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है। जिनवू हंसने लगता है। जूही चिल्ला के बोलती है, हंसो मत, तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग मैजिकल कोर को दिखाते हुए बोलते हैं, ये वो है जो तुम्हें मॉन्स्टर्स को हराने पर मिलता है। एक सी रैंक मॉन्स्टर का मैजिकल कोर भी हज़ारों के बराबर होता है। हालांकि जिनवू एक ई रैंक हंटर है तो सी रैंक मॉन्स्टर उसके लिए नामुमकिन है। बाकी के हंटर्स जिनवू को एक ई रैंक मैजिकल कोर दे देते हैं। मैजिकल कोर को देखते हुए जिनवू सोचता है, इसके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी, ये तो बहुत छोटा है। तभी पीछे से एक हंटर बोलता है, यहाँ पर एक दूसरी एंट्रेंस है। सभी उस दूसरी एंट्रेंस के पास पहुँचते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ये तो सच में एक डबल लेयर डंजन है। तभी मिस्टर सॉन्ग एक फायरबॉल लॉन्च करते हैं उस सेकंड गेट को देखने के लिए। मिस्टर सॉन्ग सभी हंटर से कहते हैं, मेरी बात सुनो, गेट खुला है, इसका मतलब बॉस अभी भी ज़िंदा है। लगता है बॉस सेकंड गेट के अंदर है। वैसे तो हमें इस सिचुएशन में हंटर गिल्ड को इन्फॉर्म करके उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर्स हमसे पहले अंदर चले जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब अंदर चलते हैं और उस बॉस को मार देते हैं। बाकी के हंटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक है तो क्यों ना हम 17 लोग वोट करें। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, वोट के रिज़ल्ट के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। मिस्टर किम और मिस्टर बेक फ़ाइट के लिए वोट करते हैं। मिस जूही कहती हैं, सॉरी पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, 8 हाँ हैं और 8 ना। मिस्टर संग, अब तुम क्या कहते हो? जिनवू सोचता है, मेरे पास तो पूरे पैसे भी नहीं हैं। जल्द ही मुझे अपनी बहन को कॉलेज भी भेजना है और अपनी माँ के बारे में भी सोचते हुए वो बोलता है, मेरी फैमिली के लिए मुझे ये करना होगा, बस एक बार और। अभी हंटर्स डबल लेयर डंजन की केव में चलने लगते हैं तो कोई कहता है, हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, अब हमें और कितना चलना होगा? हम लगभग 40 मिनट से चल रहे हैं। डंजन का गेट बॉस के ख़त्म होने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनवू जूही से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन जूही कहती हैं, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें मेरी वजह से यहाँ ज़बरदस्ती आना पड़ा। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सच में ठीक हो ना? जूही गुस्से में बोलती हैं, सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो? अगर कोई तुम्हें ऊपर से स्टैप करे तो तुम्हारे दिल में एक होल हो जाएगा। देखा जाए तो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथ और पैर को हील किया है। तुमने हाँ आखिर कहा ही क्यों? क्या तुम्हें सर पर कोई चोट लगी थी? वो सोचता है, सच कहूँ तो मैं इसलिए ज़िंदा हूँ क्योंकि मिस जूही एक बी रैंक हीलर है। एक बार फिर मैं उनके कर्ज में आ गया। जूही कहती हैं, अगर तुम सच में मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो
तो तुम मुझे एक खाने की ट्रीट दे देना। जिनवू शर्माते हुए बोलता है, हाँ। मिस जूही बोलती हैं, क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाने में कोई दिक्कत है? जिनवू, बिल्कुल नहीं। सभी हंटर्स डंजन के बॉस के रूम के पास पहुंच गए और कहते हैं, हमने कभी किसी रूम का ऐसा दरवाज़ा नहीं देखा। इट्स स्ट्रेंज। मिस्टर किम कहते हैं, ये जगह तो खतरनाक है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम यहाँ आने के बाद भी खाली हाथ लौटना चाहते हो? हम इस डंजन में आने वाले पहले इंसान बन सकते हैं। जिसे वापस जाना है वो जा सकता है। मैं अंदर अकेले ही जाऊंगा अगर मुझे जाना पड़े। बाकी के हंटर्स कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग की स्किल्स कमाल की हैं। उनकी स्टाइल काफ़ी ऑफेंसिव है बाकी सी रैंक हंटर से। हम यहाँ तक आए क्योंकि हमने मिस्टर सॉन्ग पर भरोसा किया था, तो हमें उन पर अब एंड तक भरोसा करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग दरवाज़ा खोलते हैं और सभी हंटर्स के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि आग की मसाले जल रही होती हैं और वहाँ बहुत सारे स्टैचूज़ होते हैं। हंटर्स कहते हैं, हमने ऐसा डंजन कभी नहीं देखा। चलो अलग होके इस एरिया की छानबीन करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया। ये स्टैचूज़ बहुत अजीब हैं। इन सभी स्टैचूज़ ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। कुछ ने तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी पकड़े हुए हैं। जिनवू कहता है, यहाँ बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है। मिस जूही कहती हैं, ऐसी नेगेटिव बातें करना बंद कर दे। तभी उन्हें सबसे बड़ा स्टैचू दिखता है और वो कहते हैं, ये बहुत बड़ा है, कहीं ये बॉस तो नहीं है ना? जिनवू कहता है, ये अकेला स्टैचू है जो इतना बड़ा है। बाकी के हंटर्स ने आसपास के एरिया को देख लिया है और बताते हैं, यहाँ एक भी मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं है। तभी किसी हंटर को एक मैजिकल सील दिखती है। उसी टाइम कोई मिस्टर सॉन्ग को बुलाता है और कहता है, यहाँ पर कुछ लिखा है, आपको देखना चाहिए। सभी उस स्टैचू की तरफ पहुँचते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ये तो यूनिक टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए उस टेक्स्ट में कारथॉन टेम्पल की कमांड्समेंट्स लिखी होती हैं। वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एंड प्रूव योर फेथ। दूसरी तरफ जूही जिन्वू से कहती हैं, उस बड़ी स्टैचू की आईबॉल हिल रही थी और वो हमें ही देख रही हैं। जिन्वू कहता है, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। अचानक जिन्वू को अजीब सा महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग रूनिक टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखा होता है, जो भी इन कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से ज़िंदा नहीं लौट पाएगा। अचानक से आवाज़ आती है। सभी लोग पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है दरवाज़ा बंद हो चुका है। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है, मैं ये सब और नहीं सह सकता। तुम सब बकवास कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। बॉस, ट्रेशर, जो भी हो, तुम सब रख सकते हो। गुड लक। वो दरवाज़ा के पास पहुँचता है। तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं और बोलते हैं, दरवाजे के हैंडल को छूना मत। लेकिन वो उसे छू लेता है। उसी टाइम एक स्टैचू हिलता है और अपने वेपन से उसे वहीं मार देता है। सभी उन स्टैचूज़ को हिलता देख चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, वो सभी हिल सकते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू और जूही बहुत डरे हुए हैं और जिन्वू कहता है, क्या अब हमें इन सब से लड़ना होगा? सभी लोग डरे हुए होते हैं। जिन्वू सोचता है, उसकी रैंक क्या थी जो अभी मारा गया? डी रैंक। वो मुझ ई रैंक वाले से तो स्ट्रांग ही था, सिर्फ एक ही हिट में मारा गया। एक सेकंड रुको, ये एक डी रैंक टेंशन है। मैंने कभी इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना, वो भी एक डी रैंक टेंशन में। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अगर सभी स्टैचूज हिल सकते हैं तो इसका मतलब वो भी ज़रूर हिल सकता होगा। जिन्वू उस बड़े स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वू को देखती हैं। यह देखकर जिन्वू को अपनी पास्ट रेड याद आ जाती हैं। यह पहली बार नहीं था जब मैं मौत का सामना कर रहा हूँ। मेरी पहली रेड में मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और खो गया था। एक बार तो मुझ पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने पीठ पर हमला किया था, जिसकी वजह से मुझे कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। यहाँ तक कि मैं डंजन में फंसने के बाद भूख से भी मरने वाला था। उन सभी लो रैंक डंजन में भी मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी थी। दूसरे लोग मैजिकल कोर्स को अच्छे वेपन के बदले एक्सचेंज करते हैं ताकि वो उन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर ले सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा बिना किसी वेपन के रहता हूँ। एक सस्ती स्वॉर्ड लेने से रिज़ल्ट नहीं बदलेगा, वो भी जल्द ही टूट जाएगी।
और हीलर रखूँगा तो मुझे उसे भी पे करना पड़ेगा। लोग जिन्वू को सिंपैथी दिखा रहे होते हैं और कहते हैं इसे फिर चोट लग गई। एक लो लेवल ई रैंक टेंशन में मुझे तो उन हीलर्स के लिए बुरा लगता है जो उसके साथ रेड पर जाती हैं और उन्हें 2 गुना काम करना पड़ता है। इन दिनों उसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वो हंटर होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है। जिन्वू अपने जूतों की तरफ देखता है और कहता है मेरे जूते फट गए हैं। उन दिनों जब मैं घायल बाहर आता था, उस टाइम मैंने वार्निंग को इग्नोर कर दिया था और ऐसे काम करता था जिसका नतीजा मेरी मौत ही होती। शायद ये इसलिए हो रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी जिन्वू देखता है उस बड़ी स्टैचू से लेज़र निकलने वाली है और वो सभी लोगों को झुकने के लिए बोलता है। तभी वो स्टैचू लेज़र बीम छोड़ती है और उन लोगों को मार देती है जो खड़े रह जाते हैं, और जो झुक जाते हैं वो लोग बच जाते हैं। मिस्टर किम और मिस्टर बेक एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? मिस्टर बेक बोलते हैं मैं उस बीम को डॉज नहीं कर पाता, अगर जिन्वू नहीं बताता तो हम सब मारे जाते। जूही बहुत डर जाती है और जिन्वू के पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई भी खड़े मत होना और उसी पोजीशन में रहना जिस पोजीशन में हो। अगर हम खड़े हुए तो वो स्टैचू फिर हमला कर देगा। सभी लोग मिस्टर सॉन्ग की बात मान जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से बोलते हैं कि जूही डर को हैंडल नहीं कर पाती है एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद, इसलिए वो सिर्फ बेसिक रेड ही करती है। पर ये रेड बेसिक नहीं लगती। वो लोग मारे गए जो खड़े थे और जो बचे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात मानी। जिन्वू कहता है क्या यह सच है? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं वेट, क्या तुमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हें पता था क्या होने वाला है? जिन्वू कहता है मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे खतरा महसूस हो रहा था। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग के हाथ को देखते हुए बोलता है सर आपका हाथ। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कोई बात नहीं, पर अब तुम मेरी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करो। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं तुम्हें ये कौन सा रैंक लगता है? जिन्वू बताता है मुझे नहीं पता, मैं कभी भी डी रैंक डंजन से हायर रैंक की रेड में नहीं गया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैंने 1-2 बार ही बी रैंक डंजन का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये उससे भी ऊपर है। वहाँ पर भी इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स नहीं थे। ये एक ए रैंक डंजन लगता है। नहीं, ये एक एस रैंक डंजन है। तभी जिन्वू को पार्थेनॉन टेम्पल की कमांडमेंट्स याद आ जाती हैं। इसका मतलब वो कमांडमेंट सच थी। उसके बाद स्टोरी पास्ट में आती है। हमें गेट दिखाया जाता है। एक गेट एक ऐसी टनल है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती है। 10 साल पहले एक गेट अपीयर हुआ था, तभी से हमारी दुनिया में अजीब चीज़ें होने लगी। इसका एक एग्जांपल है हंटर्स। उनकी पावर लेवल तो सेम थी हंटर बनने के बाद भी। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ए रैंक हंटर के बराबर थी। मैं बाकी नॉर्मल ह्यूमन से तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन दूसरे रैंक के हंटर और मेरे रैंक के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। जिन्हें गेट क्रॉस करके मॉन्स्टर से लड़ने की पावर मिलती है वो इसे अपने करियर की तरह करते हैं। हम उन्हें हंटर्स कहते हैं। कभी कभी तो गेट की दूसरी तरफ कहीं से भी खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है क्या आप ठीक हो, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैं यहाँ सिर्फ 3 हीलर लाया था क्योंकि मुझे लगा था ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एक पर तो बहुत बुरी तरह हमला हुआ है कि उसकी बॉडी तक नहीं बची, और दूसरा तो बहुत शॉक्ड है और अजीब चीज़ें बोल रहा है जैसे मुझे बचाओ, मुझे जीना है। यहाँ तक कि एक बी रैंक हीलर मिस जूही ने भी ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया होगा, इसलिए मुझे हीलिंग मिल पाना अभी के लिए तो बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल के लिए हमें ऐसे ही रहना होगा। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी हम भागने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये आसान नहीं होगा। बाकी के हंटर्स डरे हुए हैं और बोलते हैं ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्वू सोचता है जैसा कि मिस्टर सॉन्ग ने बोला वो बड़ा स्टैचू हम पर अटैक कर देगा अगर हम हिले, तो हम उनसे बच भी जाएं तो हमें उन गार्ड स्टैचुओं का सामना करना पड़ेगा, और उन गार्ड स्टैचुओं का इरादा हमें जाने देने का तो नहीं लगता।
एक हंटर बोलता है, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैंने अभी तो एक बड़ी गिल्ड ज्वाइन करी है, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, हिलो मत, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है। ये बोलकर वो डोर की तरफ भागने लगता है। तभी वो बड़ा स्टैचू लेजर बीम से उस पर हमला कर देता है और उस हमले में वो मारा जाता है और सिर्फ उसकी पैर ही बचते हैं उसकी पूरी बॉडी से। सभी हंटर्स ये देख चिल्लाने लगते हैं। जिन्हो कहता है, ये तो हमें जब चाहे तब मार सकते हैं, ये तो किसी कीड़े को मसलने जितना आसान है, वो हम सभी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ये हमें ना मारे तो, लेकिन ये दूसरे मॉन्स्टर से अलग हैं, जो मॉन्स्टर हंटर को देखते ही हमला कर देते हैं। वो गार्ड स्टैचू तब हमला करते हैं जब हम डोर के पास पहुंचते हैं और वो बड़ा स्टैचू तब शूट करता है जब हम मूव करते हैं। वो एक पैटर्न में अटैक करते हैं, एक पैटर्न। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इस रूम का कोई रूल हो। तभी जिन्वो को उस स्टैचू दिखता है जिस पर कार्थनॉन टेम्पल की कमांडमेंट्स लिखी होती हैं। हाँ, यही हो सकता है। जिन्वो चिल्लाते हुए मिस्टर सॉन्ग से पहली कमांडमेंट पूछता है। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं, पहली कमांडमेंट थी वर्शिप द लॉर्ड। जिन्वो बड़े स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलता है, द लॉर्ड। हाँ, जिन्हों मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि इस रूम के कुछ रूल्स हैं, अगर मैं सही हूँ तो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या तुम पागल हो। जिन्वू बहुत सीरियस दिख रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को देखते हुए बोलते हैं, वो आंखें ऐसी किसी की नहीं जो मरना चाहता है। जिन्वू उस स्टैचू के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि यह बड़ा स्टैचू तभी अटैक करता है जब हम एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाते हैं। मुझे पहले कमांडमेंट का मीनिंग पता चल गया है। जिन्वू चिल्लाते हुए सभी हंटर्स को स्टैचू के सामने झुकने के लिए बोलता है। मिस्टर किम और मिस्टर बेक बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, लगता है तुमने कुछ पता लगा लिया है। जिन्वू हाँ कहते हुए बताता है, वो स्टैचू तब हमला करता है जब हम एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाते हैं। ये हमला नहीं करेगा अगर हम इसके सामने सर झुकाए रखेंगे। वर्शिप द लॉर्ड का यही मतलब है, अपना सर झुकाओ। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी गट फीलिंग तो नहीं है ना। जिन्वू कहता है, अभी के लिए तो हाँ। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अच्छा अब हम कर भी क्या सकते हैं। सभी लोग उस स्टैचू के सामने सर झुकाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और जी सकते हैं सिर्फ इसके सामने सर झुका के। तभी वो स्टैचू इवल स्माइल दे रहा होता है। ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं और जिन्वू सोच रहा होता है, इसका फेस एक्सप्रेशन तो बिल्कुल बदल गया। सभी लोग सोचने लगते हैं, इस स्टैचू ने कितने लोगों पर हमला किया होगा, कितने लोग बच पाए होंगे और हमें ये सब कितने देर तक करना होगा। तभी मिस्टर बेक कहते हैं, देखो उस स्टैचू ने हमला करना बंद कर दिया है। मिस्टर किम कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो अब कुछ और करने वाला है। क्या हमारे सर झुकाने से सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर बेक खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अब उस स्टैचू ने हमला करना बंद कर दिया है, वो अब कुछ नहीं कर रहा है। हंटर्स बोलने लगते हैं, क्या ये सब खत्म हो गया, हम सब बच गए, अब हम जी सकते हैं। जिन्वू कहता है, अभी नहीं। तभी वो स्टैचू अपनी जगह से आगे बढ़ने लगता है। मिस्टर किम बोलते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हमें इसका सामना भी करना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया नहीं है। जिन्वू बताता है, अगर आप मुझसे पूछे तो भी मुझे नहीं पता अब क्या करना है। जिन्वू सभी हंटर्स को बताता है कि उस डंजन की कुछ रूल्स हैं। पहला था वर्शिप द लॉर्ड और दूसरा है प्रेज द लॉर्ड, यही इसकी की है। तभी एक हंटर बोलता है, अगर ये प्रेजिंग है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैं पहले एक चर्च क्वायर का मेंबर हुआ करता था। ये बताने के बाद वो गाना गाना शुरू कर देता है। मिस्टर किम पूछते हैं, क्या ये काम कर रहा है। मिस्टर बेक बताते हैं, उसकी मूवमेंट तो स्लो हो गई है। जिन्वू सोच रहा होता है, ये तो गलत लॉर्ड को प्रेज कर रहा है और वो बड़ा स्टैचू उस हंटर की तरफ बढ़ता है और उसे अपने पैरों से कुचल कर मार देता है। सभी लोग डर के भागने लगते हैं। एक लड़की डर की वजह से अपनी जगह पर ही बैठ जाती है और स्टैचू उसे कुचल देता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ग्रुप में रहना हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, हमें अभी के लिए अलग हो जाना चाहिए। जिन्हों सोचता है, लेकिन मैं मिस जूही को पीछे नहीं छोड़ सकता। मिस्टर बेक सोचते हैं, मैं यहाँ मर नहीं सकता और पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें उनकी वाइफ उनसे बोल रही होती है, क्यों ना तुम हंटर की जॉब छोड़ दो और कोई दूसरी जॉब कर लो, क्योंकि हमारे पहले ही 2 बच्चे हैं। मिस्टर किम हंसते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो, हमें उनके लिए ही तो और पैसे कमाने हैं। मैं 2 बच्चे का बाप बनने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अब ये सब हो रहा है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। मिस्टर बेक एक जगह पर पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ सेफ हूँ। मिस्टर किम चिल्लाते हुए बोलते हैं, अपने पीछे तो देखो। तभी पीछे से स्टैचू मिस्टर बेक को अपनी शॉर्ट से बीच में से काट देता है।
जिन्वू सोचता है हम ऐसे गॉड को कैसे प्रेज कर सकते हैं जो कि एक राक्षस है। हमारे सामने गार्ड स्टैचू है और पीछे कोलोसल स्टैचूज तब हमला करते हैं जब हम उनके पास पहुंचते हैं। तभी एक और हंटर मारा जाता है। उन स्टैचूज के पास एक्स, स्पीयर, स्वॉर्ड, हैमर, बो एंड एरो सभी तरीके के वेपन्स हैं। एक हंटर का हाथ काट दिया जाता है। जिन्वू सोचता है ना तो हम उनके पास जा सकते हैं और ना ही उनसे भाग सकते हैं, आखिर हम करें तो क्या करें। तभी उसे एक इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दिखता है। वो कहता है क्या वो अपने इंस्ट्रूमेंट से भी हम पर हमला कर सकते हैं। जिन्वू सभी हंटर्स को इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास जाने के लिए बोलता है। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंचते हैं वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू कर देता है। तो बताता है जिन स्टैचूज ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है वो अटैक नहीं करेंगे, उन स्टैचूज को ढूंढो और उनके पास जाके खड़े हो जाओ। मिस्टर किम भी एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास पहुंच जाते हैं और रोने लग जाते हैं। जिन्वू और जूही भी एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू नहीं करता। जूही सोचती है कहीं ये इसलिए तो नहीं कि एक स्टैचू के पास दो लोग नहीं खड़े हो सकते। जिन्वू जूही को उसी स्टैचू के नीचे छोड़कर भाग जाता है और बोलता है वहां से हिलना मत। वो सोचता है बस थोड़ा सा और, तभी वो बड़ा स्टैचू जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन अपना जिन्वू उससे बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं वहाँ नहीं। जिन्वू एक स्टैचू के सामने पहुंचता है और सोचता है ये कोई इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू नहीं बल्कि ये एक शील्ड वाला स्टैचू है। तभी वो स्टैचू अपनी शील्ड से जिन्वू पर हमला कर देता है। उस हमले में जिन्वू बच तो जाता है लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। मिस जूही रोते हुए चिल्लाती है जिन्वू जमीन पर रेंग रहा होता है और सोचता है अगर यहाँ कहीं गॉड है तो प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी हम देखते हैं जिन्वू ने जिंदगी और मौत का धागे को पकड़ रखा है। वो धागा भी टूटने वाला होता है। जिन्वू एक स्टैचू के पास पहुंचता है और वो स्टैचू गाना शुरू कर देती है और वो बड़ा स्टैचू भी हमला करना बंद कर देता है। मिस जूही जिन्वू के पास भाग के आती हैं और देखती हैं जिन्वू का एक पैर कट चुका है। पूरे डंजन में हंटर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिन्वू का एक कटा हुआ पैर भी एक तरफ पड़ा हुआ है। मिस जूही अपनी पूरी पावर से जिन्वू को हील करने लगती हैं। जिन्वू कहता है कोई बात नहीं, अब तुम रुक सकती हो। जूही कहती है एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। तभी उनकी नाक से खून निकलने लगता है। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं क्या वो ठीक है। मिस्टर किम बोलते हैं कितना बुरा हुआ, लेकिन वो बच तो गया कम से कम। हमने 17 लोगों के साथ शुरू किया था लेकिन अब हम सिर्फ 6 बचे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं उनमें से भी 2 बहुत बुरी तरह घायल है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से बोलते हैं ये तो बुरा हुआ कि आपने सिर्फ अपना हाथ खोया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने पार्टी लीडर होने के बावजूद भी गलत डिसीजन लिया। आप तो बस सजा का इंतजार कीजिए। वो स्टैचू वापस से हिलने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जमीन से एक ऑल्टर निकल जाता है। मिस्टर किम पूछते हैं अब ये क्या है। जिन्वू बताता है ये एक ऑल्टर है, जैसे तुम्हें पता होगा जैसे पुराने जमाने में होता था, एक जगह जहाँ पर जीवितों को सेक्रीफाइस किया जाता है अपने लॉर्ड के लिए, और यही लास्ट कमांडमेंट है, प्रूव योर फेथ। जिन्वू सोच रहा होता है ये लास्ट है। मिस्टर किम बोलते हैं मैं कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हूँ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। और वो अपनी मैजिक से अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं इसका मतलब हम में से किसी को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। मिस्टर किम अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग की गर्दन की तरफ करते हैं और बोलते हैं तुम ही हमें यहाँ लाए थे सॉन्ग ची। मिस्टर किम मिस्टर बेक के बारे में सोचते हुए बोलते हैं ऐसा कोई जो अपने वाइफ और बच्चों के बारे में बातें करता था उसे भी बीच से काट दिया गया, तो इसे प्रूव करो। जिन्वू कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर किम उसकी बात को काट देते हैं और बोलते हैं शांति से वहीं बैठे रहो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं खुद जाऊँगा, तो अपनी तलवार हटाओ मेरे सामने से। जिन्वू सोच रहा होता है ये उनकी गलती नहीं है, हम सभी ने यहाँ आने के लिए वोट किया था, ये कायरता होगी अगर हम अब उनकी गलती बताएं तो। मिस्टर सॉन्ग ऑल्टर के पास चले जाते हैं। तभी एक फ्लेम अपीयर हो जाती है। मिस्टर किम पूछते हैं ये क्या हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछ रहे होते हैं क्या हमें ये नहीं करना था। जिन्वू सोच रहा होता है एक फ्लेम, इसका क्या मतलब हुआ, क्या उन्हें सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। जिन्वू बाकी के हंटर से कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा ऑल्टर तक जाने के लिए। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। 2 लोग जिन्वू को ऑल्टर की तरफ ले जा रहे होते हैं। जैसे ही जिन्वू और बाकी के 2 हंटर्स ऑल्टर के आउटर सर्कल को क्रॉस करते हैं तब 3 और फ्लेम्स अपीयर हो जाती है। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है क्या आपको लगता है कि दूसरे हंटर हमें बचाने आएंगे अगर हम यहाँ रहे तो।
आज के दिन ही गेट को खुले हुए 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। वो स्टैचूज हेल्प आने से पहले ही हिलने लगेंगे। उन्होंने इस गेट को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि ये एक डी रैंक गेट था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये कोई नई बात तो नहीं, ये गिल्ड्स अक्सर ऐसा करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि गेट 7 दिन में पूरे तरीके से खुल जाता है और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं अगर गेट खुल जाए तो। रेड्स का पर्पस ही बॉस को मार के गेट को क्लोज करना होता है, उससे पहले कि 7 दिन की लिमिट पूरी हो जाए। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। अगर हम अभी फेल हुए तो ये सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जाएंगे। जिन्वू बाकी के 2 हंटर्स को भी ऑल्टर पर आने के लिए बोलता है। ऑल्टर्स पर सभी लोगों के लिए एक फ्लेम अपीयर हो जाएगी और ऐसा लगता है सभी के यहाँ आने के बाद ही ये सब शुरू होगा। सभी लोग ऑल्टर के पास पहुँच जाते हैं। 7 फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं और आउटर सर्कल पर ब्लू फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं। डंजन का गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग कहते हैं क्या अब हम जा सकते हैं या अब कुछ और होगा। सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लोग स्टैचूज को अपनी तरफ बढ़ता देख घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं अब हम क्या करेंगे। मिस जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और जिन्वू उनसे पूछता है आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। मिस्टर किम बोलते हैं ये तो उसी गेम की तरह है जो हम बचपन में खेला करते थे। वो पास आ जाते हैं जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मिस्टर किम सभी से बोलते हैं कोई भी अपने नजरें स्टैचूज से नहीं हटाएगा। एक लड़की डर के कारण भागने लगती है और वो भागते भागते डंजन के गेट को क्रॉस कर लेती है। तभी एक रेड फ्लेम डिसअपियर हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं ये कैसे हो सकता है। वो अल्टर से बाहर जाने के बाद भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने गेट क्रॉस किया वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है ब्लू फ्लेम्स एक सर्टेन टाइम के बाद गायब हो जाती है और रेड फ्लेम्स जो नंबर ऑफ पीपल्स बताती है ऑल्टर में वो उस लड़की के जाते ही गायब हो जाती है। फर्स्ट कमांडमेंट वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड। ये स्टेप्स कोई पहेलियां नहीं है, लेकिन ये खुला दरवाज़ा एक चाल है, एक झूठी उम्मीद देता है। ये दरवाज़ा खुल गया जब रेड फ्लेम्स अपीयर हुई और थोड़ा थोड़ा बंद होने लगेगा जैसे जैसे रेड फ्लेम्स गायब होती जाएंगी। दरवाज़ा ज़रूर बंद हो जाएगा जब सारी रेड फ्लेम्स गायब हो जाएंगी। प्रूव योर फेथ का मतलब है किसी भी सिचुएशन में भरोसा रखना। एक हंटर जिन्वू से सॉरी बोलता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और देर तक रुक सकता हूँ और वो जिन्वू को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक और रेड फ्लेम गायब हो जाती है। मिस्टर किम कहते हैं क्या। जिन्वू चिल्लाते हुए बोलता है हम और लोग नहीं खो सकते। अगर एक और कम हुआ तो हमारे पास स्टैचूज पर नजर रखने के लिए पूरे लोग नहीं होंगे और हम सब मारे जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे समझाओ। जिन्वू बताता है हमें बस इन स्टैचूज को देखते रहना है जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स गायब ना हो जाए। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है। मिस्टर किम कहते हैं शायद तुम सही हो, लेकिन जब तक ब्लू फ्लेम्स गायब होंगी तब तक तो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जितना वीक भी इतना मददगार साबित हो सकता है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, यहाँ तक कि जब तुमने हमारी पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी। बहुत सारे लोग मारे गए जब से हम इस रूम में आए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे हैं क्योंकि तुमने सभी पहेलियाँ सुलझा ली थी। मैं अभी तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिस्टर किम रोते हुए बोलते हैं लेकिन मेरा भी परिवार है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और देर तक रुक सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर मिस्टर किम भी भाग के दरवाज़ा क्रॉस कर लेते हैं। एक और रेड फ्लेम गायब हो जाती है। जिन्वू रोते हुए बोलता है आपके यहाँ से जाने से हमारी मौत तय हो गई है और अपना सर पकड़ लेता है। मिस्टर सॉन्ग दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये तो लगभग बंद ही हो चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ आने लगा है कि यहाँ चल क्या रहा है। और जिन्वू से बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए। जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर सॉन्ग चे युल। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं ये दरवाज़ा तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि ऑल्टर पर एक इंसान होगा। तुम दोनों के पास कई साल हैं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। और मिस जूही से बोलते हैं क्या तुम जिन्वू की मदद कर सकती हो। मिस जूही हाँ बोलती हैं और उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पैर हिल नहीं रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तुमने शायद जिन्वू को हील करने के लिए ज़्यादा ही मैना यूज़ कर लिया है, इसलिए तुम अपने पैरों को हिला नहीं पा रही हो। जिन्वू कहता है मिस्टर आप यहाँ से जूही को लेके चले जाइए। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैंने कहा ना मैं रुकूंगा। जिन्वू पूछता है तो मिस जूही की मदद कौन करेगा, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, जाओ यहाँ से। जूही कहती है नहीं जिन्वू मैं भी यहीं रुकूंगी। जिन्वू कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा। और अपना मैना क्रिस्टल देते हुए कहता है इसे खाओ पहले।
मैं तुमसे अपनी पेमेंट ले लूँगा जब मैं वापस आऊँगा। जूही मैना क्रिस्टल को पकड़ के रो रही होती है और कहती है, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही की गर्दन पर मार कर उसे बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब सच में टाइम नहीं बचा है, और जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनवू कहता है, जूही का ख्याल रखना, और मिस्टर सॉन्ग हाँ बोलते हुए जूही को लेके गेट क्रॉस कर लेते हैं। जिनवू सोच रहा होता है, शुक्र है सिर्फ मैं ही यहाँ मर रहा हूँ, और कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब होगा तो मैं ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस ले लेता। स्टैचूज उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो अपनी साइड में पड़ी हुई तलवार उठाता है और उनके सामने करते हुए बोलता है, अगर मुझे मरना है तो मैं इनमें से एक मॉन्स्टर को साथ लेके मरूंगा। एक स्टैचू अपनी तलवार को जिनवू की छाती के आर पार कर देता है। उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। जिनवू बार बार सोच रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। उसे थोड़ी देर पहले हुई बात याद आने लगती है कि किस तरह मिस्टर कम बाकी सबको छोड़कर चले गए। वो मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्या मतलब है तुम्हारा शुक्रगुजार हो, बहुत हुई तुम्हारी धोखेबाजी, मेरा भी परिवार है, मैं भी मरना नहीं चाहता। अगले ही सेकंड वो सोच रहा होता है, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ अकेला मर रहा हूँ। और दूसरा जिन्वू कहता है, बस करो, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, यू लायर। और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और सोचता है, अगर मेरे पास एक और चांस होता। तभी ऑल्टर पर से लाइटनिंग होने लगती है और सभी स्टैचूज रुक जाते हैं। तभी जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, तुमने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक की सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। जिन्वू सोचता है, ये क्या है, सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स। उसे एक आवाज़ आती है जो बोलती है, तुमने सीक्रेट क्वेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। वो सोचता है, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ जिन्वू से कहती है, तुमने प्लेयर बनने का राइट अर्न किया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। जिन्वू सोच रहा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो आवाज़ जिन्वू से कहती है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम रिफ्यूज़ करोगे तो तुम 0.02 सेकंड में मर जाओगे, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे मरना नहीं होगा। उसके आगे विंडो खुली होती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। वो सोचता है, यही वो चांस है, मैं इसे ले लेता हूँ, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसके सामने दूसरी विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है वेलकम प्लेयर, और जिन्वू की बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है।